हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डी.आर. चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद या मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 2 से टॉपिक लिया है हमने नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद क्या होता है और इसका परिवर्धन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है क्या होता है ना। अंकुरित परागकण को ही मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ध्यान रखना, हमने परागकण के बारे में पढ़ लिया, इसकी संरचना के बारे में पढ़ लिया। तो ये जो परागकण है ये जब अंकुरित हो जाता है तो इसे हम कहेंगे नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। सिंपल सी परिभाषा बनती है, अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, मैंने नोट करके लिखा है कि जो परागकण है ये परागकण नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कौन सी है। तो कौन सी है यहाँ पर? परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। अब हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद जो है इसका परिवर्धन कैसे होता है। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो परिवर्धन है 2 चरणों में संपन्न होता है। नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन है 2 चरणों में संपन्न होता है। नंबर 1 है अपने पास प्रथम चरण और सेकंड हो जाएगा आपके द्वितीय चरण। तो 2 चरण हो जाएंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण में क्या होता है इसमें। तो प्रथम चरण में क्या होता है, ये जो परागण से पहले संपन्न होने वाला चरण, ये जो चरण होगा ये परागण होने से पहले ही संपन्न हो जाता है। परागण क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे अपन जब थर्ड लेसन पढ़ेंगे तो उसमें परागण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि परागण क्या होता है। मैं आपको यह थोड़ा समझा देता हूँ। हमने पढ़ा था पुमंग के बारे में। पुमंग में पुतंतु, योजी और परागकोश 3 संरचनाएं पाई जाती है। तो यहाँ परागकोश जो है इसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? परागकण होते हैं। और ये जो परागकण है इस तरफ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं, हमने पढ़ा था जायांग के बारे में, जो पुष्प में पाया जाता है। तो जायांग के बारे में, जायांग में 3 अंडक, वृत्तिका और इस भाग को कहते हैं वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र। तो ये 3 भाग हो गए। इस तरफ हो जाएगा पुमंग और इस तरफ हो जाएगा जाया। यानी कि पुमंग की इकाई जो है इसको हम क्या कहेंगे, पुंकेसर। और जायांग की जो इकाई है इसको क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं। अंडक में 3 भाग हो गए, सबसे पहले अंडाशय, फिर वर्तिका और फिर वर्तिकाग्र। मैं यहाँ पर केवल वर्तिकाग्र ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए काम की चीज है। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 भाग होते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का भाग पुतंतु, फिर यहाँ से यहाँ तक का भाग योजी और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है वो कहलाता है अपने पास परागकोश। और परागकोश में क्या भरे हुए होते हैं, परागकण भरे हुए होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दें, परागकोश से, इसकी मैं परिभाषा बता रहा हूँ परागण की, ध्यान दें। परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, यानी कि यहाँ से परागकण जो है इस वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे परागण। परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना या वहां तक स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो परागण होगा, इस परागण होने से पहले ही प्रथम चरण जो है वो संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें कि जो परागकण है नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होकर के 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखें। प्रथम चरण में क्या होता है, परागकण जो है उनमें समसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस होता है और 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 2 कोशिकाएं कौन सी बनेगी, नंबर 1 कायिक कोशिका और नंबर 2 जनन कोशिका। अब ये जो कायिक कोशिका बनेगी ये आकार में बड़ी होती है, किसकी तुलना में बड़ी होती है, जनन कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। ध्यान में
रखना हमें। और जनन कोशिका जो है वो आकार में छोटी होती है, किसकी तुलना में? कायिक कोशिकाओं की तुलना में। जो दो कोशिकाएं बनेगी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। मैं इसको डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूं कि किस तरह से इन कोशिकाओं का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो परागकण है इसमें समसूत्री विभाजन। तो परागकण की संरचना हम पढ़ चुके हैं, इस तरह की संरचना हमने पढ़ी थी, जिसमें द्विबीजपत्री है तो उसमें 3 जनन छिद्र मिलेंगे, एक बीजपत्री है तो एक जनन छिद्र मिलता है। ये तो हो जाएगा अंत्यचोल, और इस अंत्यचोल के बाहर की ओर बाह्यचोल भी होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से बीच में जनन छिद्र हो जाएगा और बाह्यचोल जो होता है थोड़ा खुरदरा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो है बाह्यचोल, और फिर ये दूसरा है अपने पास अंदर की तरफ, इसको हम कहेंगे अंत्यचोल। ये परागकण की संरचना बता रहा हूं। इसमें क्या होता है? एक रिक्तिका होती है, रिक्तिका यानी कि वेक्यूल, और यहाँ पर एक केंद्रक होता है, और ये हो जाएंगे आपके जनन छिद्र। ये संरचना होती है परागकण की। अब ये जो परागकण है इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होगा भाई? समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो है परागकण दो कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। तो इसको मैं बता देता हूँ दो कोशिकाएं कैसे बनेगी। सबसे पहले हम बात करें परागकण जो है इस तरह से, इसमें जो केंद्रक है ये केंद्र क्या करेगा? अपने आप में विभाजन करेगा। मैं इसको थोड़ा बाहर से ये आवरण बता देता हूँ, जिसमें छिद्र भी बता देता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो केंद्रक है ये केंद्रक क्या करेगा? विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पर दो केंद्रक बन जाएंगे। कितने केंद्रक बनेंगे? दो केंद्रक। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक केंद्रक और दो केंद्रक। दो केंद्रक बन गए अपने पास। यहाँ पर जैसे ही दो केंद्रक बनेंगे, अंदर जीवद्रव्य आ जाएगा। ये परागकण के अंदर भरा हुआ इस कोशिका का जीवद्रव्य। पहले तो क्या होगा? ये जो केंद्रक है इसमें समसूत्री विभाजन होगा और दो केंद्रक बन जाएंगे अलग अलग। अब जब ये दो केंद्रक बनेंगे तो इन दोनों के मध्य एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। इन दोनों के मध्य किसका निर्माण हो जाएगा? एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस तरह से दोनों के बीच में एक भित्ति बन जाएगी, और जब ये भित्ति बनेगी तो अब देखिए आप यहाँ पर दो कोशिकाएं बन गई, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। तो यहाँ पर आकार में जो बड़ी होगी वो कौन सी कोशिका होगी? कायिक कोशिका होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बनेगी अपने यहाँ पर कायिक कोशिका। कायिक कोशिका जो आकार में बड़ी होती है। और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ जनन कोशिका। कायिक कोशिका या जनन कोशिका, या फिर कहेंगे इसको वेजिटेटिव सेल, और इसको कह देंगे जेनरेटिव सेल। दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। परागकण समसूत्री विभाजन होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये हो जाएगा आपके प्रथम चरण यहाँ पर संपन्न हो जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर द्वितीय चरण की। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन द्वितीय चरण। ये जो द्वितीय चरण होता है इसमें क्या होगा? ये परागण के बाद में संपन्न होता है। ये क्या करेगा? परागण के बाद में संपन्न होता है, यानी कि ये जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद में ये संपन्न होता है। मैं इसको मिटा देता हूं। द्वितीय चरण जो है परागण के बाद में संपन्न होता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर दो कोशिकाएं बन जाएगी। एक तो है अपने पास प्रथम चरण में पढ़ा था कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल्स। ये जो कायिक कोशिका है ये क्या करेगी? यहाँ पर कायिक कोशिका
आगे चल करके परागनलिका का निर्माण करती है। ध्यान रखना द्वितीय चरण में क्या होता है, पहली तो बात आ जाएगी परागमन के बाद में संपन्न होता है, और दूसरा में ध्यान रखना है कि जो कायिक कोशिका है ये क्या करेगी, परागनलिका का निर्माण करेगी। कैसे करेगी मैं आपको बता दूंगा। दूसरी कोशिका अपने पास बनी थी जनन कोशिका या जनरेटिव सेल। ये जो जनन कोशिका है इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होकर के दो अचल नर युग्मकों का निर्माण होता है। ध्यान दें, दो कोशिकाएं बनी थी प्रथम चरण में, कायिक कोशिका किसका निर्माण करेगी, परागनलिका का निर्माण करेगी, और दूसरी कोशिका बनी थी जनन कोशिका, किसका निर्माण करेगी, नर युग्मकों का। कितने, दो नर युग्मक बनेंगे और अचल होंगे, इस बात का ध्यान रखें। ये कैसे बनते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो कोशिकाएं, इस तरह से दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, जिसमें एक कोशिका जो है वो आकार में छोटी थी, और उस छोटी कोशिका को हम कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जनन कोशिका कहते हैं। और दूसरी कोशिका जो अपने पास बनी थी वो थी अपने पास आकार में बड़ी, और इस कोशिका को हम कहते हैं कायिक कोशिका। तो ये जो कायिक कोशिका है इसमें कुछ जनन छिद्र भी पाए जाते हैं, जो हमने परागकण की संरचना में देखे थे इस तरह के। तो इसमें क्या होता है, देखो कायिक कोशिका जो है मैंने कहा कि परागनलिका का निर्माण करती है। कैसे परागनलिका का निर्माण करती है, ये जो अंत्यचोल है ये बाह्यचोल है और ये अंत्यचोल है। तो ये कायिक कोशिका जो है यहाँ से जनन छिद्र से निकल करके इस तरह से और एक नलिकानुमा संरचना का निर्माण करती है, जिस नलिकानुमा संरचना को हम कहेंगे परागनलिका। क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, परागनलिका कहते हैं। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा आगे बना देता हूं यहाँ पर, कि ये जो कायिक कोशिका है ये कायिक कोशिका जनन छिद्र से निकल करके परागनलिका का निर्माण करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो ये कायिक कोशिका जो है जनन छिद्र से निकल करके किसका निर्माण करेगी, परागनलिका का निर्माण करती है। दो कोशिकाएं हैं अपने पास यहाँ पर, एक तो है अपने पास जनन कोशिका और दूसरी कोशिका है अपने पास कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका जनन छिद्र से निकल करके किसका निर्माण करेगी, परागनलिका। मैं लिख देता हूं यहाँ पर परागनलिका। अब जब ये परागनलिका बनेगी तो इसके अंदर जो केंद्रक है ये कायिक कोशिका का केंद्र क्या करेगा, परागनलिका में आगे की ओर चलता है और यहाँ तक आ जाएगा। अब इस केंद्रक को हम कहेंगे नलिका केंद्रक। इस केंद्रक को क्या कहेंगे, नलिका केंद्रक कहते हैं। और ये नलिका केंद्रक जो है कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाता है। परागनलिका बनेगी, फिर जो कायिक कोशिका है ये कायिक कोशिका का केंद्रक परागनलिका में चल करके यहाँ तक पहुंच जाता है। इसको अब यहाँ पर कहेंगे नलिका केंद्रक, और ये जो नलिका केंद्रक है कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाता है। अब अपने पास दूसरी जो कोशिका है वो है जनन कोशिका, और जनन कोशिका में क्या होता है, ये भी नष्ट हो जाएगी, और ये जो केंद्रक है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद में ये क्या बनाएगा, दो नर युग्मक बनाता है। क्या बनाता है प्यारे विद्यार्थियों, दो नर युग्मक बनाता है, और ये जो दोनों नर युग्मक है यहाँ से चल करके परागनलिका में आ जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो दोनों नर युग्मक है ये परागनलिका में आ जाते हैं। कितने हो गए यहाँ पर, दो नर युग्मक, और ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं, ध्यान रखना, जो गमन नहीं कर सकते। तो ये जो परागनलिका है इसके अंदर जनन कोशिका है समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। इस तरह से नर युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है उसका परिवर्तन हो जाता है, या फिर नर युग्मक जो है उनका निर्माण हो जाता है। अब ये जो परागकण था ये अंकुरित हो गया, देखो इसमें परागनलिका निकल चुकी है, जनन जो कोशिका है उसके द्वारा नर युग्मक बन चुके हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब नर
युग्मकोद्भिद कहेंगे या मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। परागकण अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होने के बाद में हम इसको क्या कहेंगे, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। हमने पहले ही लिख लिया, अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि नर युग्मकोद्भिद जो है उसका परिवर्तन कैसे होता है, 2 चरणों में संपन्न होता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में 2 कोशिकाएं बनती है, काय कोशिका, जनन कोशिका, और द्वितीय चरण में क्या होता है, ये काय कोशिका परागनलिका का निर्माण करती है और जनन कोशिका जो है नर युग्मकों का निर्माण करती है। और जब ये पराग कण जो है अंकुरित हो जाता है, इससे परागनलिका निकल जाती है, तो अब इसको हम कहेंगे नर युग्मकोद्भिद। प्यारे विद्यार्थियों, नर युग्मकोद्भिद क्या है और इसका परिवर्तन कैसे होता है ये समझ लिया हमने। कल हम पढ़ने वाले हैं मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। आपको मुझे बताना है कि जो पुष्प है उसमें मादा जननांग कौन सा है, या फिर पुष्प में मादा जननांग का नाम क्या है। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं। जितना हो सके आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और ये जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आ रहा होगा, आप अंत तक देख रहे हैं तो आपको यकीनन पसंद आ रहा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि जल्द से जल्द वही बात हम लाइव आपके बीच में आ सके। थैंक यू और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।